हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी मीडियम। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी आपका चल रहा है। चूंकि आप सभी को लक्ष्मीकांत सीरीज का बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन लास्ट मैंने प्रॉमिस किया कि लक्ष्मीकांत सीरीज स्टार्ट करने के पहले हम क्लास 11 और 12 का जो आपका पॉलिटी एनसीईआरटी है वो खत्म कर लेंगे, क्योंकि इससे काफी सारा ऐसा जो बेसिक है वह आपका प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे लक्ष्मीकांत और उसकी जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। तो कल हमने बात की थी कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह आखिर है क्या, क्यों हमारे लिए जरूरी है ना। पॉलिटिकल थ्योरी के जो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, इन सभी बातों की कल की क्लास में हमने चर्चा की। राजनीति की भी हमने बात की है ना, कि राजनीति जो है वह क्या है। महात्मा गांधी का कोट भी देखा कि किस तरह से राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा और हमें इससे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। मैंने आप सभी को क्वेश्चन भी दिया था, कुछ बच्चों ने हालांकि लिखा है क्वेश्चन, बट मैं चाहती हूँ कि ज्यादा संख्या में आप सभी अगर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे मैं उसे चेक कर पाऊंगी, है ना। अभी आप सभी को इस हिंदी मीडियम का जो ये चैनल है आप सभी के लिए बच्चों, तो अभी आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटी है ना, सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं चल रहे हैं साथ साथ में। जिन बच्चों को ये लगता है कि एक सब्जेक्ट को एक साथ खत्म कर लेना चाहिए, काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे आपके वन शॉट अवेलेबल है, उन सभी वीडियोस को देखिए, आपकी शायद शिकायतें थोड़ी कम होगी। और अभी हम चलते हैं इसी पैटर्न के साथ आगे। आप सभी को सारी जो कंप्लीट वीडियोस है, कंप्लीट जो सब्जेक्ट के सारे वीडियोस सीरीज है वो सब प्रोवाइड होंगे, डोंट वरी। तो अभी मैं आपको बता दूं, फ्राइडे सैटरडे आपको भी मेरे सेशन मिलने वाले हैं। इस सेशन में इस वीक में आपको 2 सेशन मिले, अब नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी। तो आज हम बात करेंगे फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। याद रहे कि अब जो आपका अपडेटेड एनसीईआरटी इस बार का आ चुका है, जिसमें कि राजनीतिक सिद्धांत आपके लास्ट में 10 चैप्टर्स हुआ करते थे इसके पहले वाले एनसीईआरटी में, अब जो ये चैप्टर्स है वे आपके 8 हो गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत कल पढ़ चुके, आज बात करेंगे स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, फिर समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और न्याय है ना, पीस एंड डेवलपमेंट के जो 2 चैप्टर्स है उसको मर्ज जो है वह कर दिया गया बाकी टॉपिक्स में, तो अलग से हम उसको अब नहीं पढ़ेंगे। अब देखो, आज हम बात करने वाले हैं, आज के हमारे टॉपिक्स में शामिल होगा कि आखिर जो स्वतंत्रता है वह क्या है, स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे जीवन के लिए, एक सोसाइटी के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एक छोटा सा दायरा जो हमें हमारे मनमाने तरीके से जीने की स्वतंत्रता देता है, और जब वही हम समाज के साथ संपर्क में आते हैं तो हम देखते हैं कि एक मानव के साथ समूह और राष्ट्र, इनके बीच का जो रिलेशन है, जो इंटरकनेक्शन है, वो इस चीज को डिस्क्राइब काफी अच्छे से कर सकता है कि इसकी स्वतंत्रता की हद कहां तक होगी, है ना। तो स्वतंत्रता मतलब एक ऐसा मूल्य हम कह सकते हैं जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जो जान है वह दांव पे लगा दी, क्योंकि उन्हें वो आदर्श, वो जो मूल्य है वह प्राप्त करना था। जैसे अगर अंग्रेजों के खिलाफ हमने 200 वर्ष जो लड़ाई की, उसके पीछे एक मूल्य था जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वो था फ्रीडम, वो था इक्वालिटी, है ना। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता जो है, अगर नेल्सन मंडेला जो है वह अपने जीवन का लंबा समय अगर जेल में बिता के आए, उसके पीछे एक आदर्श था कि वह फ्रीडम जो है वह चाहते थे, और इसी आकांक्षा को दिखाता था कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वह उसके लिए दांव पर लगा दिया। तो हम देखेंगे कि जब हम अपना जीवन, जब हम अपनी नियति, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हम अपना जीवन, हम अपनी जो नियति है वह खुद नियंत्रित करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा, अपनी गतिविधि है ना, और इन सभी चीजों को हम अपनी इच्छा, अपनी गतिविधियों के माध्यम से हम चीजों को व्यक्त करना चाहते हैं। तो बेसिकली स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि जो आपका एक अपना दायरा है जिसमें कि आप एक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, उसमें कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप ना कर पाए, आप खुद का व्यक्तित्व का जो विकास है वह कर पाओ, तो है ना। यहां पर स्वतंत्रता, आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हमें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, और जब हम सिद्धांतों की बात करेंगे तब हम फैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम सभी को पता है कि अगर हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम की बात करें, तो आज चूंकि फ्रीडम की बात हो रही है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपके फ्रीडम के जो आर्टिकल्स है, जो राइट्स है, उसकी बात की गई है। तो हम देखते हैं कि सार रूप में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है वह लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें, और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर उनके लिए बना रहे। न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, और ये चाहते हैं कि उनकी संस्कृति की जो रक्षा है वह भविष्य में हो सके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या
जो देखो इसका स्टार्टिंग का जो इंट्रो है वह पढ़ना जरूरी है, हम इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर एक लाइन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। हमें नहीं पता कि किस वाली कौन सी ऐसी लाइन है जो उठा के आपको यूपीएससी दे दे डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि लोगों के विविध हित और आकांक्षाओं को देखते हुए कोई भी सामाजिक जीवन के कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत तो फिर भी होती है। अगर हम ये सोचें कि हम एकदम पशु वाला जीवन जी लें कि नहीं भाई जो हमें करना है करो, तो वो एकदम स्वेच्छाचारिता जो है कि भाई कोई बंधन नहीं है, वो केवल पशुओं के जीवन में हो सकता है, इंसानों के नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्वतंत्रता है तो समाज में बाकी व्यक्तियों की भी स्वतंत्रता है, और जहां से दूसरे की सीमा या लिमिट शुरू हो गई वहां से आपकी लिमिट खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि आप उस स्फेयर में जरूर स्वतंत्र है कि मैं अपने घर में स्वतंत्र हूं कि मैं किस तरीके से खाना खा रही हूं, मैं किस तरीके से कपड़े पहन रही हूं, मैं किस तरीके से व्यवहार कर रही हूं। लेकिन घर के बाहर जब आप निकलते हैं, लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके अंतर्गत आपकी जो कुछ सीमाएं हैं वह बंध जाती हैं, और ऐसा सरकारें कुछ नियम कानून बनाकर तय कर देती हैं, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि व्यक्ति के कुछ सीमाएं जो तय कर दी गई, लेकिन माना यह जाता है कि वो सीमा आखिर होगी कौन सी जहां पर आप हमें प्रतिबंधित करोगे, रोक लगाओगे, वो प्रतिबंध की सीमा आप कैसे तय करोगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर का एक तरीके से सार होगा कि स्वतंत्रता क्या है, प्रतिबंध क्यों होने चाहिए, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। और अगर हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, है ना, कुछ विवेकानंद के विचार, कुछ महात्मा गांधी के विचार, सभी के मिले जुले जो विचार है वह हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीडम, स्वतंत्रता। फ्रीडम, स्वतंत्रता। फर्स्ट है इसमें आइडियल एंड मीनिंग। स्वतंत्रता का आदर्श व अर्थ, है ना, स्वतंत्रता का आदर्श व अर्थ। सेकंड हम देखेंगे कि आखिर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है और जो प्रतिबंध है वह क्या है। सेकंड हम इसमें बात करेंगे प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। प्रतिबंधों की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है, नीड ऑफ कॉन्स्टेंट्स। और ये प्रतिबंध जो है वह आएंगे कहाँ से। ऑब्वियस सी बात है कि हम गवर्नमेंट के जो रूल्स है, कानून है ना, वो सारी चीजें आप पर प्रतिबंध लगाएंगे। थर्ड हमें इसमें जानना है कि हानि सिद्धांत जो है वह क्या होता है। हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल या थ्योरी, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल या थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ हार्म लिख लो, कुछ भी लिख लो। देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सकारात्मक व नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक व नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। और लास्ट हम इस पर बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, और इसमें हम जॉन स्टुअर्ट मिल की चर्चा करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये आपका पूरा चैप्टर है जिसमें कि हम इन 4-5 बातों का अध्ययन ठीक तरीके से करते हैं और इससे हम स्वतंत्रता को काफ़ी हद तक समझ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो भी आइडियल हम पढ़ने वाले हैं, जो भी वर्ड, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, वह आदर्श क्यों है, ठीक है, उसके कुछ उदाहरण हम विश्व स्तर पर देख लेते हैं। जैसे कि हम जब शुरुआत में हम बात करेंगे, देखो पहले मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ों को हम समराइज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो आपके पॉइंट्स, पैराग्राफ्स है, उसको हम रीडिंग भी करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कि जब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की, तो आखिर स्वतंत्रता है क्या, है ना। स्वतंत्रता जो है वह आखिर है क्या। और स्वतंत्रता के पहले हम ये देखें कि अगर हम 2 उदाहरण विश्व स्तर पर देखें तो हमें समझ आता है कि नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की ऐसे उदाहरण जो है वह पेश करते हैं, ठीक है। देखो, नेल्सन मंडेला की जीवनी थी, नेल्सन मंडेला की, अगर हम आत्मकथा की बात करें, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा जो संघर्ष है, बहुत लंबा जो संघर्ष है, वह नेल्सन मंडेला के द्वारा जो है वह किया गया। और इन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष, 28 ईयर, सोचो, उस आदर्श के लिए देना जिसको आप जी रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा जो समाज, देश है, वह स्वतंत्र हो सके। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो शीर्षक था इनकी बुक का बच्चों, इन्होंने इस आत्मकथा में, ठीक है, बेसिकली इनकी आत्मकथा थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आत्मकथा। इसमें इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया और यह स्वतंत्रता केवल श्वेत लोगों से, अंग्रेजों से, दक्षिण अफ्रीका के लोगों की नहीं थी, बल्कि ये श्वेत लोगों के लिए भी स्वतंत्रता की उतनी ही बात करते हैं जितने कि अन्य लोगों के लिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब जैसे कि कोई प्रतिबंध ना हो आपके व्यक्तित्व के विकास पर, आपके समाज, सोसाइटी के विकास पर, कोई बाहरी प्रतिबंध, कोई दबाव ना हो, आप अपने तरीके से जो है वह रह पाए, है ना। अगर हम शहर की बात करें तो एक शहर के अकॉर्डिंगली उसका ऐसा कोई एक घेराबंदी बना के ना हमेशा पुलिस खड़ी रहे कि आप न इसके बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं, आपको आवागमन की जो स्वतंत्रता है वह होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो एक बहुत लंबे समय तक, कई बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटी में, कि जब हम रंग भेद की बात करते हैं, रंग के आधार पर भेदभाव करना, और दक्षिण अफ्रीका की कहानी में आपने देखा होगा कि 80% चूंकि वहां पर अश्वेत लोग थे, ब्लैक लोग थे, और 20% केवल वहां पर श्वेत या व्हाइट या अंग्रेज कह लो। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो 20% अंग्रेज है वो शासन करते हैं और बाकी लोगों को सप्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। और जो अश्वेत लोग थे उनको ना तो वोटिंग राइट था, किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, और इसके लिए नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। 28 वर्ष तक वह जेल में रहे और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की एक तो बात हो गई इनकी। सेकंड हम बात करेंगे आंग सान सू की, है ना, जिन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र के लिए एक लंबा संघर्ष जो है वह लड़ा। और यहाँ पर ये कहती है फ्रीडम टू फेयर, है ना। नेल्सन मंडेला की जो के बाद जब आंग सान सू की हम बात करते हैं तो ये बात करती हैं फ्रीडम ऑफ फेयर, भय से मुक्ति, भय से मुक्ति। मतलब आप जितनी मात्रा में डरते हैं आप उतनी मात्रा में मुक्त नहीं हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वैसे वैसे आप मुक्त होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। जब हम चीजों से डरते हैं बेसिकली तब हम फ्रीडम को फील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भय से मुक्ति, है ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, है ना, भय से मुक्ति। और यहाँ पर आंग सान सू की के द्वारा यही बताया जाता है कि किस तरह से उनके लिए वास्तविक जो मुक्ति है वह भय से मुक्ति है। मतलब कैसे आप भय से मुक्त हुए बिना आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, और अगर आपने अपने डर पर जो विजय है वह प्राप्त कर ली है तब आप एक गरिमापूर्ण जीवन जो है वह जी सकते हैं। तो यहाँ पर यह स्वतंत्रता का आदर्श हमने देखा कि विश्व स्तर पर हमारे पास ऐसी कई कहानियां हैं। हमने यहाँ पर 2 कहानियों की चर्चा की और 2 आत्मकथाओं की हमने यहाँ पर बात की, ठीक है। तो यहाँ पर आंग सान सू की यह कहती हैं कि गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को काबू में करें और हम अपने डर पर विजय जो है वह प्राप्त कर लें, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं
स्वतंत्रता का आदर्श और यहाँ पर आंग सान सू की, इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आइए हम पढ़ लेते हैं ना, बहुत जल्दी से थोड़ा सा रीडिंग भी करते जाते हैं, क्योंकि ये जो बुक है हर तरीका अलग, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ोगे तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा करोगे तो उसमें आपको कभी कभी रट्टाफिकेशन हो सकता है, ज़्यादा करना हो, उसी तरीके से जैसे अब जब आप बहुत फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तब हम चीज़ों को बस पॉइंट आउट करके छोड़ सकते हैं, कि वह कुछ चीज़ें लिखवा के छोड़ सकते हो, लेकिन जब हर एक लाइन में दर्शन हो, हर एक लाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, तब हमें पैराग्राफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखो, इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुके, कुछ विचार करें, और 20वीं शताब्दी में महानतम व्यक्तित्व जो नेल्सन मंडेला थे, उनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। उन्होंने रंगभेदी शासन के खिलाफ व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाव की नीतियां यही थी कि जो काले लोग थे उनके लिए अलग से हॉस्पिटल थे, अलग से रोड थे, और जो भी उनके लिए व्यवस्थाएं थी वह बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर की व्यवस्थाएं थी। अंग्रेजों के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई थी बहुत ही उच्च स्तर की थी। साथ ही जैसे कि अगर जो अच्छी जमीन थी वो जमीन किसके लिए थी? अंग्रेजों के लिए थी। जो घटिया जमीन थी, जो अनउपजाऊ थी, जिसमें अन्न ही नहीं होता था, ऐसी जमीन काले लोगों को दे रखी थी। तो यहाँ पर जो हम ये सेग्रीगेशन का जो एक नीति थी, वहां पर एक जो पृथक्करण या अलगाववादी नीतियां थी, इनके खिलाफ एक लंबा संघर्ष जो है वह चला था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि इन अलगाववादी नीतियों में से एक नीति थी कि एक शहर में घेराबंदी किया जाना और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने, है ना, विवाह के मुक्त चयन पर प्रतिबंध लगाना शामिल थे। विवाह भी लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, और इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के खिलाफ एक लंबी यात्रा चली। 28 वर्ष जो है वह जेल में रहे। दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब अपने डर पर जो है वह जीत पाना, ठीक है। हम अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखते हैं, ये बात उनके द्वारा कही गई थी, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति, इसमें कहा कि वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, और जब तक आप अपने डर से दूर नहीं होते, आप एक डिग्निफाइड तरीके से जो जीवन है, जो लाइफ है, वह नहीं जी सकते। और इसलिए इसमें यह कहा गया था, ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। बिना रुके पूरी रीडिंग करोगे, एकदम स्टार्टिंग के वर्ड से लास्ट के चैप्टर के वर्ड तक। कितने बच्चों ने रीडिंग की थी कल की क्लास की? कमेंट में लिख के बता रहे कि यस मैम रीडिंग की थी और मजा आया था पढ़ने में, ऐसा लगता कोई कहानी पढ़ रहे हूं, ठीक है। तो सुकी का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, लोगों का के मजाक उड़ाने से ही या फिर मन के भय से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। कहा भी जाता है कि जब हम कुछ नया करने निकलते हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? पहले वे हंसेंगे, है ना, पहले वे हंसेंगे, उसके बाद फिर आलोचना करेंगे, फिर आप जब सक्सेस हो जाओगे फिर वो शांत हो जाएंगे। यही है कि आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वह जारी रखें। ये ना सोचे कि कोई आपको पहले ही से जो ताना है, जो टॉन्ट है, वह मारने लगा कि देखो वो कलेक्टर साहिबा जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन चीज़ों से डरना नहीं है। तो यहाँ पर भय से मुक्ति, यही क्या है? स्वतंत्रता है। आपको आंग सान सू की का जो टाइटल है ये आपको याद रख लेना है कि इनका जो आत्मकथा है वो टाइटल ही हमारे एक तरह से जीवन का एक बहुत अच्छा आदर्श होता है। देखो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ आदर्श, है ना, जो ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, बाकी तो फिर ऐसे जीवन जी ही रहे हैं लोग बिना किसी सोच या बिना किसी इस तरह की लाइंस के। तो हम देखेंगे कि कुछ बातों को हमें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। जैसे किसी ने गांधीवादी सिद्धांतों को अपना लिया, है ना, आपको इस तरह की लाइंस इवन युवावस्था में तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो करना ही चाहिए। कि जैसे कि हम बात करें कि हम अपने डर पर, बहुत चीज़ें करने से हम डरते हैं जीवन में, हो सकता है हम अच्छे काम करने से ज़्यादा डरे, हम पढ़ाई करने से ज़्यादा डरे, हम अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हमेशा घबराए हुए रहे कि अरे क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये क्या होगा। तो यहाँ पर ये टैगलाइन फ्रीडम फ्रॉम फियर तो आप सभी के लिए है ना, हम सभी के लिए। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं। अच्छा बताओ कि स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सही लगता है? हम देखेंगे यूपीएससी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वह पूछने लगी है, जिसमें कि आपको एलिमिनेशन का ऑप्शन अब नहीं दिया जाता। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। सेकंड है, प्रतिबंधों का ना होना केवल स्वतंत्रता का एक पहलू है। स्वतंत्रता के अर्थ में आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार और रचनात्मक क्षमताओं का विस्तार है, ठीक है। तो देखो, जब हम स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात करते हैं बच्चों, तो फ्रीडम का मतलब आखिर है क्या? आप सभी जानते हैं कि भाई स्वतंत्रता मतलब ठीक है,
हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भाई वो जो स्वतंत्रता है उसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट आप मान रहे हो उस कॉन्सेप्ट में बातें क्या क्या शामिल हैं, है ना। तो इसमें एक तो होता है कि आप पर कोई प्रेशर ना हो, किसी का कोई दबाव ना हो। आप स्वतंत्र होकर कब डिसीजन ले पाते हैं, जब आपको कोई प्रेशराइज ना कर रहा हो, आप किसी के दबाव में उसकी बात को ना मान रहे हो, तभी जाके आप अपने डिसीजन ले पाते हो। तो एक बात तो हो गई कि दबाव का ना होना, और दूसरी बात क्या होगी, दबाव के अलावा हम कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें आप अपना विकास कर पाओ। तो एक तो दबाव ना हो, और दूसरी बात आपके पास ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें आपका जो डेवलपमेंट है वह होता रहे, आप खुद को एक्सप्रेस कर पाए, है ना, आप अपनी क्षमताओं का विस्तार कर पाए, आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो पाए। तो यहाँ पर प्रतिबंधों का ना होना या दबाव का ना होना ये केवल एक पक्ष हो सकता है, लेकिन हम ये कहें कि स्वतंत्रता का केवल एक ही अर्थ है कि किसी भी तरीके से बाहरी प्रतिबंध ना हो, वो गलत होगा। तो यहाँ पर केवल एक पहलू है प्रतिबंधों का ना होना, समझे। तो इस तरीके से क्या होगा, कोई एक कथन सही है, दो सही है, तीनों सही हैं, या सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, है ना, तीनों ही जो कथन है वह इसमें सही हैं। चलो आप फ्रीडम के बारे में कुछ बातों को हम समझते हैं, ठीक है। फ्रीडम के बारे में कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको हम समझते हैं। चलिए, स्वतंत्रता आखिर है क्या। स्वतंत्रता क्या है। फर्स्ट, सबसे पहली बात है बच्चों इसमें कि स्वतंत्रता का मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी कांस्टेंट, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, ठीक है। आप क्या कपड़े पहनना चाहते हैं, आप किस तरीके से, ठीक है, आपकी भाषा और आपकी बाकी सारी जो भी चीजें हैं, दिनचर्या है, आपका कल्चर है, उसके लिए कोई आपको प्रेशराइज ना करे। स्पेशली जो ऐसी चीजें हो जो कि दूसरों पर प्रभाव ना डालें, है ना, ऐसी चीजें जो कि दूसरों पर प्रभाव ना डालें, उसे करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने घर में रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और खेलने कूदने के लिए, इन सब चीजों के लिए स्वतंत्र हैं। आप क्या खाना खाना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों के लिए किसी भी तरह का जो प्रतिबंध है वह नहीं होगा। तो बाहरी प्रतिबंधों का जो अभाव है वह स्वतंत्रता कहलाएगा। अब देखो दूसरी बात है बच्चों, प्रतिबंधों के अलावा स्वायत्तता इसका एक बड़ा मुद्दा है। स्वायत्तता का मतलब क्या है कि बिना किसी के प्रभाव में आए हुए आपने अपने जो डिसीजन है वह ले लिए, है ना, बिना किसी पर निर्भर हुए डिसीजन लेना। अगर आपकी निर्भरता किसी पर है और उसने आपको जो डिसीजन दिया है या फिर उसने आपके लिए डिसीजन लिया, कहा जाता है कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हम जीवन के डिसीजन है वह किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर ही लेते हैं। जैसे चाहे हम करियर का डिसीजन लें, ठीक है, चाहे हम विवाह का डिसीजन लें, या फिर हम जीवन के और भी कई ऐसे डिसीजंस होते हैं कि जो हमें लगता है कि शायद हमने टोटली फ्रीडम के साथ हमने इस डिसीजन को नहीं लिया है। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते थे तो पर शायद नहीं कर पाए क्योंकि पेरेंट्स ने कुछ और बोल दिया, है ना। बाकी चीजों में भले मान जाओ कि नहीं हमें लव मैरिज करनी हो, उसके लिए तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ हमारे लिए अगर जॉब सिलेक्शन में कोई आप छोटी जॉब या ऐसी जॉब बता देंगे कि ठीक है सिपाही बन जाओ, ठीक है, कांस्टेबल या पटवारी के एग्जाम दे, तो वो चीज हम मान लेंगे, लेकिन हमें बाकी बातें नहीं माननी। तो यहाँ पर फ्रीडम का भी तो अपना एक लेवल होता है कि आपने किसी मतलब घर या परिवार की किस बात को अपने ऊपर हावी होने दिया और किस बात को नहीं हावी होने दिया। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता क्या आपको एक स्वायत्तता प्रोवाइड करता है। स्वायत्तता मतलब कि आप, स्वायत्तता का मतलब हुआ कि आपके पास अपने ही अधिकार हैं, है ना। स्वायत्तता का मतलब हुआ कि आपने जो भी अब तक निर्णय लिए, है ना, बिना किसी के दबाव में या प्रभावित, है ना, बिना किसी से प्रभावित हुए निर्णय लेना,
कितने लोग होंगे जो ये काम कर पाते हैं कि हम किसी के प्रभाव में ये डिसीजन नहीं ले रहे कि हम उससे प्रभावित हो गए। हम, हाँ होता है, एक प्रभाव भी होता है, डेफिनेटली होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। आप एक IAS ऑफिसर को देख लिया, आप खुश हो गए कि चलो अब मैं भी IAS ऑफिसर बनूंगा, बनूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं तो चीजें हम देख सुनकर प्रभावित हो रहे हैं और उस चीज को अपना रहे हैं, लेकिन आपका वो, जैसे कि आप किसी को देख के पहन रहे हैं, ठीक है, कि उसने वेस्टर्न पहना है, मैं इंडियन नहीं वेयर कर सकती, तो ये क्या हो गया, ये आपने जो डिसीजन लिया क्या अपने मन से लिया, किसी के दबाव में आकर लिया, है ना। तो यहाँ पर ये जो एक दबाव है, वहां पे मानसिक स्वतंत्रता आपकी नहीं है। तो स्वायत्तता, बिना किसी से प्रभावित हुए निर्णय लेने का जो एक तरीका है, वह भी स्वतंत्रता है, एक स्वायत्त तरीका है, ठीक है। अब दूसरा हम कहें कि इसके अलावा आप खुद को व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके, आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार। कुछ लोग होते हैं जो कि डरते हैं और अपनी बात को नहीं रख पाते, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी अभिव्यक्ति जो है वो इतने अच्छे से, कई लोग बड़े मुखर होते हैं कि भाई वो कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ भी बात आई और वो भले सीरियस बात थी तो उन्होंने ह्यूमर में आपसे हंस के उस बात को कह दिया, तो वो खुद को एक्सप्रेस ज्यादा कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि वह मानसिक रूप से उतना स्वतंत्र है, वह आपके विचारों से इस बात को लेकर प्रभावित बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचोगे, आप क्यों सोचोगे इस बात से, अरे उसके हिस्से का भी आप सोच के क्या करोगे, है ना, ये काम तो उसके लिए छोड़ दो। तो यहां पर कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इस बात को आपको नहीं सोचना है, वो सोचने के लिए सामने वाला फ्री और फालतू बैठा हुआ है। तो यहां पर आप खुद को अगर सेल्फ एक्सप्रेस की हम बात करें तो ये जो एबिलिटी है, इसको अगर आप बढ़ा पा रहे हैं, ये भी आपकी स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो ये 2-3 बातें हैं बच्चों। सबसे पहला हमने इसमें क्या समझा, एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, है ना, जो प्रतिबंध है उनका अभाव। सेकंड हम कहें इंडिपेंडेंट डिसीजन, सेकंड इंडिपेंडेंट डिसीजन, और थर्ड है इसमें एक्सपेंडिंग द एबिलिटी ऑफ फ्रीली एक्सप्रेस, फ्रीली एक्सप्रेस। आपके जो भी विचार हैं आप उसको कहने से ना डरें, है ना। वैसे भी सामान्य जीवन में भी आपको ये चीज तो अपनाना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि सही मायने में अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा नहीं सोचेगा, है ना, वो ज्यादा नहीं सोचेगा, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा उस चीज को लेके। अब देखो, अब आती है अगली बात, और वो ये कहती है बच्चों कि अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यहां पर तो हम कह रहे हैं कोई प्रतिबंध नहीं है, सारे निर्णय भी हमारे होंगे, है ना, हमारी योग्यता जो है वह भी कैसी है, एकदम फ्रीली एक्सप्रेस वाली एबिलिटी जो है हमने उसका खूब विस्तार किया है। लेकिन आगे हम कहते हैं कि क्या समाज में रहने वाला जो, अब अगला प्रश्न यही देखो, ये अवधारणा कैसी है, पहले आपको बता देंगे कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, फिर उस कॉन्सेप्ट का और भी डीप में जाकर अध्ययन करती हैं कि क्या स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी प्रतिबंध के जीवन जीना, है ना। यहां पर नेक्स्ट क्या है कि क्या पूर्ण अनुपस्थिति है। अगला प्रश्न देखो, क्या प्रश्न चिन्ह क्या उठ गया इसके बाद, डेफिनेशन के बाद अगला प्रश्न चिन्ह उठा कि क्या प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति, क्या प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद की जानी चाहिए एक सोसाइटी में। आप बताइए ये लाइन आपको कितनी सही लग रही है। अच्छा, मतलब आप फ्रीली एक्सप्रेस हैं, इसलिए इस तरीके का भाषण कोई दे दे, इस तरीके का भाषण कोई राजनेता दे दे जो कि एकदम हिट स्पीच हो, नफरत भड़का दे, सांप्रदायिक दंगों को हवा दे दे, लोग आपस में ही मर जाए लड़के, तब क्या यहाँ पर सारा मतलब किसी भी तरह का प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगला प्रश्न यही उठता है कि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधों के अभाव, है ना, मतलब पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध है उसकी अभाव की जो कल्पना है वह नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि जो प्रतिबंध है वो टोटली आपके लिए कैसे होंगे, टोटली एब्सेंट होंगे। चलिए, सो टोटल एब्सेंस ऑफ
एनी काइंड ऑफ लिमिट, एक दो लाइन इंग्लिश की भी थोड़ा सा सीखते रहोगे इंग्लिश, है ना। एनी काइंड ऑफ लिमिट और रेस्ट्रिक्शंस क्या आंसर होगा इसका? नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि टोटली एब्सेंस हो, किसी भी तरह का जो लिमिट और रेस्ट्रिक्शंस जो है वह समाज में ना हो, है ना। वही बात है कि अगर आपको फ्रीली एक्सप्रेस की अगर आपके पास स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब देखो अगला यहां से प्रश्न पैदा हो जाता है बच्चों कि अगर मान लीजिए प्रतिबंध तो आप लगा रहे हैं, पर प्रतिबंध में भी कौन से प्रतिबंध उचित है और कौन से प्रतिबंध अनुचित है, इस बात को तय कौन करेगा? कौन से प्रतिबंध उचित हैं और आ रहा है समझ में चीजों को जोड़ना, क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ में दिए हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कहां से पैराग्राफ बनाऊं, कहां से सेंटेंस बनाऊं, कहां से हेडिंग बनाऊं, कहां से सब हेडिंग शुरू करूं। कौन से प्रतिबंध उचित हैं और कौन से अनुचित, अब इस बात की पैरवी कौन करेगा? इस बात की पैरवी कौन करेगा? तो इस बात की पैरवी करने के लिए आपको कुछ चीजों को देखना होता है, ठीक है। और ये जो देखना होता है बच्चों कि जो राज्य है, जो व्यक्ति है और जो समाज है, जो राज्य है, जो व्यक्ति है और जो समाज है, आखिर इन तीनों के बीच का जो एक इंटर रिलेशन, हम इंटर कनेक्शन कह दे बच्चों, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, हमें इसको एग्जामिन करना होगा। तभी हम इस बात को देख सकते हैं कि कौन सा जो प्रतिबंध उचित है और कौन सा प्रतिबंध जो है वह अनुचित है, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि राज्य और व्यक्ति और जो समाज है, ठीक है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वह आखिर किस तरह का है। सो रिलेशनशिप बिटवीन द, कैसे आप तय करोगे प्रतिबंधों को? रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है, एंड कम्युनिटी। तो यहां पर हमें क्या करना है? इसको एग्जामिन करना है, इसका परीक्षण करके ही हम सही मात्रा में ये तय कर पाएंगे कि कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, कौन से नहीं। तो इनके बीच का जो संबंध है वो हमें देखना होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया इतना आपको कि कौन से प्रतिबंध जो है वह जस्टिफाई है या फिर नहीं है? तो यहां पर ये हमें देखना होगा। फिर से एक बार समझो स्वतंत्रता क्या है। अब इसमें हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ा, ठीक है। हमने इसमें जाना कि स्वतंत्रता जो है वह क्या है, स्वतंत्रता में 2-3 बातों को हमने समझा, और उसके अलावा फिर हमने देखा कि क्या कोई व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों को सोच सकता है कि उस पर किसी तरह का प्रतिबंध ना हो। तब ये इसका आंसर क्या होगा? नहीं, है ना। समाज में आप रह रहे हैं, अगर हम सामाजिक प्राणी हैं, देखो अगर आपको ये लगे ना कभी भी, जैसे कि मान लो मुझे ये चीज फील हो रही है कि हम किसी भी रिलेशन की बात कर ले, ठीक है, किसी भी रिलेशन की बात कर ले, चाहे भाई बहन के रिलेशन की बात कर ले, पेरेंट्स की बात कर ले, आफ्टर मैरिज हम बात कर ले, तो यहाँ पर क्या इस तरह के रिलेशंस में बिल्कुल पूरी तरह से क्या आप स्वतंत्रता आपको मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती? इसका आंसर क्या होगा? नो होगा, ठीक है। जब कभी हमारा मन करता है कि हम स्वतंत्र क्यों नहीं है रिलेशन में, तो उसके पीछे का रीजन होता है बच्चों कि आप अगर सोचोगे कि एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको मिले तो सामने वाले को भी तो मिलेगी। मतलब आप अगर ये सोचोगे केवल आपको स्वतंत्रता मिल जाए, है ना, और आपके पेरेंट्स को ना मिल पाए, तो ये स्वतंत्रता कैसी हुई? तो केवल एक व्यक्ति को लेकर तो स्वतंत्रता की डेफिनेशन तय नहीं हो सकती। तो यहाँ पर रिश्तों में एब्सोल्यूट जो फ्रीडम है वह नहीं हो सकती, ठीक है। सो यहाँ पर हमने स्वतंत्रता की 2-3 बातें की, और कुछ पॉइंट्स हम इसमें पढ़ते हैं। स्वतंत्रता क्या है? इसका सीधा सपाट उत्तर है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का जो अभाव है वही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से अगर हम किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण के दबाव ना हो और वह अगर अपने
मतलब किसी पर निर्भर हुए बिना निर्णय ले सके, स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, वह स्वतंत्र है। लो हो गई डेफिनेशन। लेकिन इस डेफिनेशन के अलावा अगर हमें इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना हो तब हम इसके चारों तरफ की बातों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना केवल व्यक्ति को ये सारी चीजें मिल रही है, बल्कि इसके अलावा एक पहलू इसका ये भी है कि वह अपने आप को आत्म अभिव्यक्त जो है वह कर सके, अपने अंदर की जो संभावनाएं हैं उनको बाहर ला सके, उनका विकास कर सके। और इस अर्थ में स्वतंत्रता की स्थिति क्या है, जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। तो प्रतिबंध भी नहीं है और ऐसी परिस्थितियां भी व्यक्ति के साथ है कि वह खुद की क्षमताओं का विकास कर पा रहा है। तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। तो यहां पर हमें इंपॉर्टेंट जो लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ये आपकी डेफिनेशन इन दोनों परिस्थितियों को मिलाकर बन गई कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। और ये दोनों ही इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। मतलब कोई प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट ना हो, ये केवल उसका वन साइड है ना। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हुआ इतना? अब चलो, अब हम देखेंगे, देख लें इसमें कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको नहीं बताना है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। स्वतंत्र समाज क्या होता है? स्वतंत्र व्यक्ति भी है लेकिन स्वतंत्र समाज भी है। स्वतंत्र समाज क्या होगा? जिसमें व्यक्ति अपने हित न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो, जिसमें व्यक्ति अपने हित बिना किसी प्रतिबंध के करने में समर्थ हो। केवल कोई एक सही है या दोनों सही हैं? क्या इसका आंसर हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों आगे कि कोई भी जो स्वतंत्र समाज है वह ऐसा समाज होना चाहिए। देखो, अगर हमें सोसाइटी में रहना है, एक बात यहां पर ध्यान से समझ लो, इसके पहले भी जो हमने सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि एक सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं वह रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग हैं वह एक सोसाइटी में रहते हैं और इनके बीच में एक न्यूनतम जो समन्वय है वह जरूरी है। ठीक है, और इनके बीच में न्यूनतम समन्वय अगर होगा बच्चों, तो ऐसा तो होगा ना कि एक की फ्रीडम जो है वह दूसरा जो है वह उसका आदर करेगा। इनके बीच में एक सहिष्णुता जो है वह होनी चाहिए एक दूसरे के धर्म को लेकर, कि धर्म मानने को स्वतंत्र हो, लेकिन ये सोचो कि भाई चौराहा जाम कर दें क्योंकि हम वहां पूजा कर रहे हैं, तो ये जो है वह गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर दूसरे की जो सीमाएं और दूसरे की जो लिमिट है आपने उसको क्रॉस कर दिया। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी में समन्वय बना रहे, स्वतंत्रता का अर्थ इससे बाहर कैसे जा सकता है? अगर समाज में रहना है तो कुछ नियम तो मानने ही होंगे, वरना मनुष्य, अगर हम ये सोचे कि उस वक्त समाज नहीं था जब हम जंगली थे, उस वक्त समाज नहीं था जब हम आदि मानव थे, उस वक्त ये परिवार, विवाह, संस्कार, बाकी सारी जो चीजें थी वह उस वक्त नहीं थी, क्योंकि हमारा जो समाज है वह आदिम समाज था। हमें उस तरफ तो जाना नहीं है। अगर हम सभ्य समाज की तरफ आए हैं, हमने कुछ चीजों को सीखा है ना, हम कुछ चीजों को सीख कर आगे बढ़े हैं, तब ऐसा तभी हो सकता है जब हम न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच। अच्छा, अब आपको इसमें लगेगा कि केवल इसमें ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो हम फिलहाल इसको मान लेते हैं सही आंसर, कि जिसमें व्यक्ति अपना हित न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में करने में समर्थ हो। तो प्रतिबंध तो हो, बट कैसे हो? कम हो। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे बच्चों, एक दो पॉइंट्स और मैं इसमें आपको बता देती हूँ, है ना। यहां पर हमने देखा कि कोई भी जो व्यक्ति है, प्रतिबंध जो रिस्ट्रिक्शंस है वह जस्टिस है या फिर नहीं है, वो हमें इन तीनों बातों से जो है वह पता चल जाएगा। यानी हमें यह देखना जरूरी हो जाता है समटाइम्स कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देगा और कौन सा नहीं देगा। ठीक है, यह भी हमें तय करने की जरूरत होती है कि कौन सा जो लक्षण या अधिकार है वह जरूरी है और कौन सा जो लक्षण है वह समाज के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें यह भी देखने की आवश्यकता इसमें होती है कि जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया है उसमें कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, यह उस सिद्धांत को व्यक्तिगत
और समूह और राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू करता है। और जब हम इन तीनों संबंधों को देखते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि कौन से प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, कौन सा प्रतिबंध नहीं। यानी समाज का अर्थ देखो, समाज का अर्थ क्या है? एक समूह या समुदाय या राज्य, ये समाज हो सकता है। समाज में अगर हम कहते हैं कि वो समाज है, मतलब हम किसी कम्युनिटी को भी समाज कह सकते हैं, हम किसी समूह को भी समाज कह सकते हैं, हम किसी राष्ट्र को भी जो समाज है वह कह सकते हैं। तो यहाँ पर जिसमें जो व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों को भी अगर हम देख लें तब भी हम स्वतंत्रता का जो अर्थ है वह बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र समाज का मतलब क्या हुआ? ऐसा समाज जो न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच में एक व्यक्ति का जो विकास है वह करने में समर्थ हो। और स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य भी माना जाता है क्योंकि हम निर्णय और चयन तभी कर पाते हैं जब हम स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्वराज की। देखो, हम सभी ने स्वराज शब्द जो है वह सुना। स्वराज का अगर आप संधि विच्छेद कर दे, स्व या और राज, है ना, स्वराज का अगर हम संधि विच्छेद कर दे, गांधी के हिंद स्वराज पुस्तक के अनुसार स्वशासन का क्या अभिप्राय है? ठीक है, स्वशासन या स्वराज, स्वराज वर्ड कर लो, स्वशासन हटा देते हैं। इसका आशय है अपने ऊपर शासन। स्वराज मतलब संधि विच्छेद करो, स्व और राज, है ना, अपने ऊपर शासन करना। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है, जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। एक मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित कर देना, क्या ऐसा समाज सही है? मानव को यंत्रवत बनाने वाली जो स्वतंत्रता है उससे मुक्ति पाना। ठीक है, वैसे ये स्वतंत्रता नहीं, ये संस्था वर्ड है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर मानव को जो यंत्रवत बना रही है ऐसी संस्थाओं से मुक्ति पाना। और चौथा है इसमें कि स्वराज की जो अवधारणा है वह केवल व्यक्तिगत है, ना कि सामूहिक। स्वराज की जो अवधारणा है वह केवल व्यक्तिगत है या फिर सामूहिक है? केवल व्यक्तिगत है, ना कि सामूहिक। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिया। अब आप तब तक आंसर सोचिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखो, स्वराज का मतलब क्या हुआ? भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता का समानार्थी जो अवधारणा है वह स्वराज हो सकता है। ठीक है, हम एक तरीके से इसको स्वराज, स्वतंत्रता जो है इसको हम एक ही मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एक ही मान लेते हैं। तो यहां पर देखो, स्वराज का मतलब क्या हो गया? स्वशासन, है ना, स्वशासन, खुद के ऊपर शासन करना। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य भी है। तो मांग भी थी, एक संवैधानिक मांग भी थी और एक मूल्य भी था। इसलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नारा बना। और तिलक का प्रसिद्ध कथन भी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो अगर यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला लड़ रहे थे, वह भी फ्रीडम के लिए था। आंग सान सू की अगर हम बात करें, उनका संघर्ष फ्रीडम के लिए था। तिलक का अगर हम कथन देखें कि स्वराज जो है वह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वराज का आशय अपने ऊपर राज, है ना, तो स्वराज की यही समझ क्या है? गांधी के हिंद स्वराज में भी प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित कर दे। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली स्वतंत्रताओं से मुक्ति पाना ही स्वराज है। और स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध, आत्म साक्षात्कार को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्वराज है उसमें एक व्यक्ति और जो समुदाय है उनके बीच का जो रिश्ता है उसको भी देखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वराज है वह ना केवल व्यक्तिगत है, ना केवल इंडिविजुअल है, बल्कि ये पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा लास्ट, कि स्वराज की जो अवधारणा है वह केवल व्यक्तिगत है, ना कि सामूहिक। ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो 4 है वह गलत है। अब इसमें आंसर क्या होगा? कोई एक कथन सही है, कोई 2 सही है, या फिर कोई 3 इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सही है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट है प्रतिबंधों का स्रोत। अच्छा देखो बच्चों, जब हम ये कहते हैं, नेक्स्ट है कि आखिर जो प्रतिबंधों का स्रोत है वह क्या होना चाहिए, क्यों आखिर हमें जरूरत होती है हमारे ऊपर प्रतिबंध की अगर हमें समाज में रहना है। बताओ जरा, क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए, कहां कहां से ये जो प्रतिबंध है वह लग सकते हैं? सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट,
प्रतिबंधों का जो सोर्स है वह क्या होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट लॉ बनाकर ऐसा कर सकती है? अगर आर्टिकल 19(1) आपको कहता है कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आर्टिकल 19(2) क्या कह देता है कि अगर लोक व्यवस्था इससे भंग होती है तो वो आपका जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सरकारी कानून बनाकर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। अब क्या सामाजिक और आर्थिक असमानता जो है, क्या ये प्रतिबंध लगा सकती है? देखो, आपकी जो स्वतंत्रता है, हो सकता है आपके व्यक्तिगत डिसीजंस आपके विवाह से संबंधित हो। ऐसे में अगर आपकी सामाजिक असमानता आप पर योग्यता जो है, अयोग्यता जो है वह लगा सकती है, और आपकी आर्थिक असमानता जो है वह भी आपकी स्वतंत्रता पर जो रोक है वह लगा सकती है। सामाजिक असमानता, जैसे अगर हम जातिगत व्यवस्था की बात कर ले, तो ये आपकी स्वतंत्रता, जैसे कि कहीं आने जाने की बात है ना, या फिर स्वतंत्रता में निर्णय लेने की बात कहे, हम किसी भी क्षेत्र से संबंधित जीवन के किसी भी हिस्से का निर्णय, तो वो स्वतंत्रता आपकी कहीं ना कहीं सीमित नहीं हो जाएगी, जातिगत व्यवस्थाओं से होगी ना। तो यहाँ पर जो सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता बताने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि आप बहुत फ्रीली तरीके से पूरे देश में घूमो, पूरे वर्ल्ड में घूमो, आपके पास पैसा नहीं है। आर्थिक असमानता क्या आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगी? नहीं लगाएगी। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो गए, जैसे कि जातिगत व्यवस्था, आर्थिक असमानता। तो हमें इनको दूर करने की जरूरत है, और इसके लिए सुभाष चंद्र बोस के इस कथन को हम पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के हम इस कथन को यहां पर पढ़ते हैं। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता का ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए स्वतंत्रता का अर्थ कुछ और हो जो आपसे अलग हो, है ना। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय है कि ऐसा, मेरा मतलब किसका, समझ गए? स्वतंत्रता से मेरा आशय मतलब एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब, स्त्री और पुरुष, सभी लोगों और सभी वर्गों की हो, इस स्वतंत्रता का मतलब ना केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोध, सामाजिक असमानताओं का अंत, सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। और यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों का स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श जो है वह आत्मा की भूख मिटा सकता है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि केवल गुलामी से आज़ादी नहीं, बल्कि जो भी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं उन सभी से भी हमें गुलामी जो है, उन सभी से भी हमें आज़ादी जो है वह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। आ गया समझ में? इन दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट करना है? हमने अभी स्वतंत्रता का अर्थ समझा, फिर हमने बात की प्रतिबंधों की, और प्रतिबंधों के हमने स्रोत देखे कि कानून की मदद से और बाकी जो प्रतिबंध है वह लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक असमानता आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएगी, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसी स्वतंत्रता हमें वास्तव में चाहिए कि राजनीतिक गुलामी से तो मुक्ति चाहिए ही, इसके अलावा अमीरी गरीबी, स्त्री पुरुष और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी सब बराबर हो जाए। अब अगली बात ये कहती है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? अगर प्रतिबंध ना हो तो मनुष्य ना रहे। ठीक है, आपका जो व्यवहार घर में होता है, क्या घर के बाहर भी सेम होता है? हम शायद कुछ प्रतिबंध जो है वह महसूस कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। एक सभ्य समाज में हमें प्रतिबंध जो है वह महसूस करना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आप बाहर गए हैं और आपसे आपका जो व्यवहार है वह कहीं थोड़ा सा लिमिट है, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सेम व्यवहार घर और बाहर नहीं कर पाते हैं। हम जैसे कि घर में बेवजह हंस सकते हैं, लेकिन जब एक ऑफिस में मान लीजिए किसी सीरियस मुद्दे पर बात चल रही हो, आप सोचो कि नहीं मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं अभी ही डांस करूंगी, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या ये जो स्वतंत्रता है वह आपकी सही होगी, या फिर उस पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, चाहे वह मन का प्रतिबंध हो, चाहे वह किसी भी तरीके का प्रतिबंध हो, है ना। तो हम देखेंगे कि ऐसी दुनिया में हम जी ही नहीं सकते जहां कोई प्रतिबंध ही ना हो, और कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत होती है, और इसलिए यहां पर कहा जाता है कि मानव अगर स्वतंत्र है
तो वो केवल समाज में ही स्वतंत्र है। जंगल में जाओ और वहाँ पे आदिवासियों के बीच में जाओ जहाँ पर उन्होंने ठीक तरीके से अभी सोसाइटी डेवलप भी नहीं की है और वो इन फैमिली और बाकी सारी चीज़ों को मान नहीं रहे, अभी वहाँ पे जाके अपनी स्वतंत्रता दिखाओ तो समझ में आ जाएगा कि आप वास्तव में कितने स्वतंत्र हैं। तो एक ऐसा समाज जो उन नियमों को मानेगा, आप उसी के बीच में स्वतंत्र हो ना। आपको लगे कि नहीं सिर्फ आपकी स्वतंत्रता है, समाज में लोग उस स्वतंत्रता के मूल्य को मान नहीं रहे, तब आप वहाँ स्वतंत्र नहीं है, है ना। जैसे कि हम इजराइल की बात करते हैं तो इस तरह की जो कंट्रीज है उन्होंने अपने यहाँ धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि बाकी जो लोग हैं इस्लाम को छोड़ के, जो नॉन इस्लामिक जो लोग हैं वे अपने पूजा स्थल नहीं बना सकते। आप कहो कि वहाँ पे आप स्वतंत्रता जो है अपनी दिखाओ और वहाँ पे पूजा स्थल जो है वह बना लो, तो गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था को कि वहाँ की जो व्यवस्था है वह शांतिपूर्ण तरीके से चले इसलिए रोक दिया। अब वहाँ पर आप स्वतंत्रता कैसे दिखाओगे, तो हम देखेंगे कि प्रतिबंध जो है वह अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग जो प्रतिबंध है वह हो सकते हैं और हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता बिल्कुल होती है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख देती हूं, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे। तो एक निबंध यहां से आ सकता है इस तरह से, व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, ऐसा क्यों कहा जाता है। व्यक्ति केवल, आप अगर किसी समाज में नहीं है ना, आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र रह सकता है। हो सकता है लिख लेते हैं, हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। No one can be free. No one can be free only in society, not outside. ठीक है, लिख लेंगे इस पर, ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा 500 या 1000 वर्ड में, और इसमें इन्हीं सब बातों को आप लिख सकते हैं। हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो, हमें कुछ प्रतिबंधों की जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था के गर्त में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रतिबंध ना लगाएं तो ये जो समाज है वह ऐसी अवस्था के गर्त में पहुंचेगा जहां से इसको निकालना बहुत ही मुश्किल काम होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ देख लें कि अगर एक सोसाइटी में लोगों के बीच में मतांतर हो, मतलब एक चाहे रूल ए दूसरा चाहे जेड, तब ऐसे में क्या होगा, उनकी महत्वाकांक्षा में होगा टकराव। अगर वह सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं कि नहीं, इन रिसोर्सेज पर जो कब्जा है वह किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा, या जो राजनीति पर कब्जा है वह किसी एक ही धर्म का होगा, एक ही कम्युनिटी का होगा, तब ऐसे में लोग नहीं रह सकते और इसके लिए कुछ नियमों की जरूरत है। नियम हमें कहीं ना कहीं से बांधता है, उसमें कुछ प्रतिबंध हो जाते हैं। समाज में असहमति उभरने के कई कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। धार्मिक असहमति इसका एक कारण हो सकता है। कम्युनल राइट्स की जब हम बात करते हैं, कम्युनल राइट्स हमारी सेकुलरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है। तो हम देखते हैं कि असहमति उभरने के कई कारण हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे हो सकते हैं एकदम खुला संघर्ष हो गया, हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। आप देखेंगे कि पार्किंग को लेकर, मतलब दिल्ली जैसी जगह में हम देखेंगे कि जहां पे पार्किंग जैसी जगह के लिए कि भाई पार्किंग के लिए स्पेस है नहीं और इसके लिए पड़ोसी ने पड़ोसी की हत्या कर दी। तो इस लेवल का जब आप संघर्ष देखते हैं कि लोग अपने मुद्दे खुद ही सुलझाने लगे, है ना, तो हम देखेंगे कि इस तरह की असहमति जो है वह संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक लेकर जाती है। इसलिए हम समाज में देखेंगे तो हर समाज को जरूरत किस बात की है कि वह अपने यहाँ हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम बना ले और विवादों के निपटाने के लिए कोई ना कोई एक तरीका, और ये तरीका होता है ज्यादातर नियमों को बनाने का। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने के सक्षम। देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, है ना, दूसरे पर अपने विचारों को नहीं थोपेंगे, हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे और तभी एक मुक्त समाज और जो विचार है हम अपने वह बना सकते हैं। कहते हैं जैसे कि हम रिश्तों के बारे में कहते हैं ना कि जो रिश्ते हैं वह
बहुत कोमल होते हैं ना, रिश्ते जो है वह कैसे होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर हम उसे जोर से पकड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे, बहुत ढीला छोड़ेंगे तो हद से निकल जाएंगे। तो इस तरह की ये जो बातें, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्वतंत्रता से भी जुड़े होते हैं बच्चों। कि अगर हम ये सोचें कि हम एक दूसरे का जो विचार, भले आप असहमत हो, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है, आपके ड्रेस से सहमत नहीं है, आपके बोलने के तरीके से सहमत नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती है कि डिसएग्रीमेंट जो है वह दो लोगों के बीच में हो, लेकिन फिर भी हमें टॉलरेट करना होता है ना। तो यहां पर असहमति हो, लेकिन फिर भी हम एक सुनने का जो प्रयास है वह सामने वाले का जरूर करें। तो ना तो हम ऐसा करें कि केवल हमें अपनी बात कहनी है, बल्कि हमें सामने वाले की भी सुननी है। और न्यूनतम प्रतिबंध एक समाज में होना चाहिए, तभी जाकर जो एक अच्छा समाज है वह बन सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने की कोशिश करना है। अब हम आगे बात करेंगे हार्म प्रिंसिपल्स की। देखो, हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है, हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत कहता है बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल, एसे ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक। सिद्धांत कहता है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में, किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप, अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप कर रहे हो, चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से करो, तो इसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आत्मरक्षा। मतलब आप खुद को बचा रहे हैं, तभी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करो। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का औचित्यपूर्ण प्रयोग एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर एक समाज में शक्तिपूर्ण तरीके से या कोई नियम बनाकर किसी की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब है किसी अन्य को हानि से बचाया जा रहा है। जैसे कि अगर आप ये कहें कि रात में 12 बजे आपको बहुत ज्यादा लाउड जो म्यूजिक है वह चलाना है, तो ये दूसरे की जो स्वतंत्रता है वह प्रभावित हो गई। और ऐसे में नियम सरकार ने अब तो ट्रेन के लिए भी बना दिए कि 10 बजे के बाद आपको आपके जो फोन है वह साइलेंट करने हैं। आप कहो कि नहीं, आप तो स्वतंत्र हो, है ना, तो आप स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है स्वतंत्र? क्योंकि इससे जो लोग सो रहे हैं उनको, चूंकि सोने का अधिकार, जागने, ये सारे अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। और यहाँ पे अगर रात में आप इस तरह के काम ट्रेन में कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य को हानि से बचाने के लिए जो प्रयोग है वह किया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो, तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, अब इस बात को सरल भाषा में थोड़ा सा समझ लो कि या तो कोई आपकी स्वतंत्रता में अगर हस्तक्षेप करेगा, ठीक है, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है, तो बी पर्सन कब करेगा? जब इसे खुद को बचाना हो, आत्मरक्षा करनी हो। अगर आत्मरक्षा करनी है, खुद को बचाना है कि भाई तुम्हारी स्वतंत्रता है पर हमारी है, तुम्हारी बोलने की स्वतंत्रता है तो हमारी भी, फिर ये हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों हमने कहा कि अगर शक्ति का प्रयोग हो रहा है, शक्ति का प्रयोग हो रहा है मतलब सरकार मान लो कोई नियम बना रही है, तो ये जो शक्ति का प्रयोग हो रहा है आपकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, आपकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए अगर शक्ति का प्रयोग हो रहा है, केवल तभी होगा जब आप किसी अन्य को हानि से बचाना चाहते हैं। किसी को हानि से बचाना, एक ने इतना स्वतंत्रता का प्रयोग कर लिया कि दूसरे की हानि हो गई, बस वही हानि सिद्धांत है। तो यहाँ पर हानि सिद्धांत, हार्मफुल थ्योरी, जो उसका मतलब क्या है समझ गए आप। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं इसको। और देखो यहाँ पर दो बातें और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मिल जो है, इनकी थ्योरी यहाँ खत्म नहीं होती है, हार्म प्रिंसिपल्स पे थोड़ी सी और बढ़ती है आगे। हानि सिद्धांत, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि आत्मरक्षा के लिए और इन सब के लिए आपको रोकने का अधिकार है। दूसरा हम देखते हैं, इन्होंने कार्यों को बेसिकली दो भागों में बांटा। ठीक है, एक था स्वयं संबद्ध, स्वयं संबद्ध कार्य, और दूसरा था पर संबद्ध, सेल्फ रिगार्डिंग
एंड अदर रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। अब देखो इन दोनों में उन्होंने अंतर क्या बताया। उन्होंने कहा कि देखो ऐसे अगर कोई काम है जिसका प्रभाव केवल आप पर पड़ता है, स्वयं संबंध में उन्होंने कहा कि ये ऐसे कार्य है जिसका प्रभाव केवल आप पे पड़ना है, आप नहीं पढ़ो केवल आपका जीवन जो है वह खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका प्रभाव केवल आप पर पड़े, जिसका प्रभाव केवल आप पर हो, और अगर आप पर हो तो यहां पर आप क्या करते हो, मेरी मर्जी, है ना, मैं कुछ भी करूं, क्या है, मेरी मर्जी। तो अगर आप यहां पर कह रहे हो कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, लेकिन इसका प्रभाव भी ऐसा होना चाहिए कि केवल आप पर ही पड़े, तब तो ठीक है मेरी मर्जी। आप सोचो कि आप किसी की हत्या कर दो और आप इसमें कहो मेरी मर्जी, ये पॉसिबल नहीं है, यहां पे आपकी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य है वह अदर रिगार्डिंग हो गया, पर संबद्ध कार्य हो गया। तो यहां पर जिसके कंसिक्वेंसेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल थे वो हो गए स्वयं संबद्ध, सेल्फ रिगार्डिंग। और हम यहां पर देखते हैं पर संबद्ध अदर रिगार्डिंग का मतलब हो गया जिसके कंसिक्वेंसेस, जिसके प्रभाव दूसरों पर भी पड़ रहे थे, है ना। तो यहां पर जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़े, जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़े, ऐसे कामों को परसंबद्ध जो कार्य है वह कहा जाता है। मतलब हम कहते हैं इफ योर एक्शन कॉज मी हार्म, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल ऐसी अथॉरिटी हो कि वो मुझे बचा ले, है ना। अब देखो अगर तुम्हारे जो भी काम है, तुम्हारी जो भी हरकतें हैं वो मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं, तब कोई ना कोई तो ऐसा बाहरी व्यक्ति या बाहरी अथॉरिटी हो जो मुझे बचा ले, है ना। तब यहां पर क्या है, सरकार का काम आ जाएगा। तो पर संबद्ध कार्य मतलब ऐसे कार्य होंगे कि आपके कार्यों से दूसरे को हानि पहुंच रही है, और इसी वजह से जरूरी होता है कि उसकी हानि जो है ना, उसको गवर्नमेंट बचाए कि उसकी हानि ना हो पाए, यही हानि सिद्धांत है। स्वयं संबद्ध कार्य मतलब अगर इसके कंसिक्वेंसेस केवल किसी इंडिविजुअल पर है, केवल एक व्यक्ति पर है, तब ऐसे में आप स्वतंत्र है, इसमें कोई हस्तक्षेप जो है वह नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आगे एक और बात सुनो, अगर मान लो हानि का सिद्धांत कहता है, अब एक और यहां पे एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो अगर हानि छोटी है, ये भी तो हो सकता है ना कि कोई अपराध छोटा हो, कोई अपराध बहुत बड़ा हो। यहां पर कहा जा रहा है आपने रात के 12 बजे क्या किया, रात के 12 बजे म्यूजिक चलाया, और ऐसे में आपको अब सीधा जेल में डाल के फांसी दे देनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं। तब इसका निवारण क्या हो सकता है, जो समाज है वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। तो समाज में क्या हो, लोग आपस में इसको समझा दें। ठीक है, इसको समझाकर ये जो चीज है वह ठीक की जा सकती है। फिर भी नहीं अगर मान रहा है ना, फिर भी अगर नहीं मान रहा है तब आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं। अब एक हानि ऐसी है, आपने एक इतना ज्यादा नफरत भरा भाषण दिया, हेट स्पीच की, जिससे दो जो कम्युनिटीज हैं वह आपस में लड़ जाती है, कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। इसको समझा के छोड़ना चाहिए, या फिर इससे तो बात भी बाद में करो, पहले चार्जशीट और बाकी चीजें एफआईआर करो। तो यहां पर आप देखो बच्चों, अगर हेट स्पीच है, इस तरह की चीजें हैं, तब यहां पर इसको निपटाने का जो फैसला है पुलिस कार्रवाई है। बट इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, इसमें समाज के अगर सदस्य हैं वो मिलकर उसको समझा दें कि भैया ऐसा मत करो, और अगर वो मान जाता है तब ठीक है। तो हानि को भी देखा जाता है कि अगर हानि छोटी है तो समझा के छोड़ दो, लेकिन अगर हानि बड़ी है, समाज को हानि है, एक बड़े वर्ग को हानि है, ठीक है, तब जाके क्या होना चाहिए, उस पर एफआईआर हो, पुलिस कार्रवाई जो है वह उस पर कराई जाए। समझे इस चीज को। तो यहां पर एक बात ये कहते हैं कि न्याय उचित सीमाओं पर औचित्यपूर्ण जो प्रतिबंध है वह होना चाहिए, और ऐसा हमारा संविधान करता है। न्यायपूर्ण सीमाएं पर, है ना, मतलब जो सीमा, जो लिमिट लगा रहे हैं वो न्यायपूर्ण हो, और औचित्यपूर्ण प्रतिबंध हो, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो वह लगाए जाए, और ये व्यवस्था हमारा जो संविधान है वह करता है। ठीक है, तो जस्टिशिएबल कंटेंट्स हो और आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, क्लियर है आपको। जैसे कि लोग सानिया मिर्जा के जो कपड़े हैं, आप देखेंगे कि
अगर लोग फतवा जारी कर दे रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी फतवा जारी कर रही है या फिर ये सब, तो यहाँ पर क्या वेयर कर रखा है या फिर खेल के हिसाब से कौन सा कपड़ा ज़्यादा सही है, तो ये सारी चीज़ें तय करने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी हो सकती है, तो ये स्वयं संबद्ध कार्य है कि आप किस तरीके के जो कपड़े हैं वह पहन रहे हैं, क्लॉथ्स किस तरीके से पहन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये है आपका हानि सिद्धांत। अब आओ थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। तो मिल ने कहा कि ये जो विभेद है वह बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वयं संबद्ध और पर संबद्ध। स्वयं संबद्ध मतलब ऐसे कार्यों को कहा जाता है जिसका प्रभाव केवल इस कार्य को करने वाले व्यक्ति पर पड़े, जबकि पर संबद्ध कार्य मतलब वो कार्य हो सकता है कि कर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति पर भी संबंध हो। तो यहाँ पे मिल ये कहते हैं, मिल का तर्क क्या है कि जो स्वयं संबद्ध कार्य सेल्फ रिगार्डिंग है, उसके निर्णय के मामलों में राज्य कुछ भी ना कहे, है ना, तो यहाँ पर किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, इस एक पॉइंट को भी यहीं लिख लो कि जब स्वयं संबद्ध कार्य हो, किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, लेकिन पर संबद्ध जो है किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप जरूरी है। ठीक है, यहां पे तो बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप जरूरी है ना, अगर आपके काम दूसरों को प्रभावित करेंगे। तो आसान शब्दों में कहें, स्वयं संबद्ध मतलब जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूंगा जैसा मेरा मन होगा, अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब, मैं तो दिन में पूरे रात में 12 बजे सो जाऊंगा और सुबह दिन के दोपहर के 12-2 बजे तक आराम से उठूंगा, ये आपकी सेहत आपके करियर पर असर नहीं डाल रहा। ठीक है, सोते रहो, अच्छी बात है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये आपके ऊपर असर नहीं डाल रहा, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, इस तरह के काम हो गए सेल्फ रिगार्डिंग। इसके विपरीत ऐसे काम जो दूसरे पर असर डाल दे, जिससे बाकी लोगों को कुछ हानि हो जाए, तो इस पर बाहरी प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में अदर रिगार्डिंग पर संबद्ध मतलब ऐसे कार्य जिसके बारे में ये कहा जाए कि अगर तुम्हारी गतिविधि से, अगर तुम्हारे ये करने से मुझे नुकसान हुआ, तब किसी ना किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए, और ऐसे में जो राज्य है वह इस तरह के निर्णय, इस तरह की नीतियां बनाता है। समझे? अब चलो एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है कि उदारवाद का मतलब क्या है, लिबरलिज्म की हम यहां पर बात करते हैं। उदारवाद का मतलब क्या है? उदारवाद मतलब बहुत उदार है सामने वाला। इसका मतलब क्या है कि वो आपकी बातों को भी आसानी से सुनता है, सहज भाव से सुनता है, जो उसको पसंद ना हो वो भी बात वो आपसे सुन ले रहा है। ठीक है, तो उदारवाद मतलब आपको कहने के लिए आपकी जो स्वतंत्रता है वो उसने कुछ ज्यादा ही दे रखी है। ठीक है, ज्यादा उदार है, वो ज्यादा बर्दाश्त कर गया आपको। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, अक्सर हम कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील है, मतलब टॉलरेट का जो भाव है वह आ जाता है। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को, अगर हम इसको देखो एक एज अ पॉलिटिकल थ्योरी देखें, लिबरलिज्म को पर्सनल चीजों में ना देखकर, पर्सनल लाइफ में ना देखकर, एक हम पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में अगर हम देखेंगे, तो ये पॉलिटिकल जो थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि इसमें आपकी जो सहनशीलता है, पर्सनल लाइफ में भी हमने देखा कि आपका जो टॉलरेंस लेवल है, सहनशीलता है, वह बढ़ जाएगा। और जब राजनीतिक विचारधारा में आपने उदारवाद को सहनशीलता के साथ जोड़कर जो है वह देख लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उदारवादी किसी व्यक्ति से असहमत हो तब भी उसके विचार विश्वास उसको व्यक्त करेगा, है ना, उसके अधिकार का जो पक्ष वह लेगा, भले वह उससे सहमत ना हो, फिर भी उसका वो अधिकार है, इसलिए उसने उस अधिकार की रक्षा की। बस यही उदारवाद है। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, ना ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। इस सहिष्णुता का समर्थन और भी बहुत सारी विचारधाराएं कर सकती है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, है ना। हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता की जब आप आगे व्याख्या करेंगे, उसका जो एक लेवल है वह सहिष्णुता भी उसमें एक निहित हो। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु जो है वह व्यक्ति है। आधुनिक उदारवाद की क्या विशेषता है कि इसमें केंद्र बिंदु जो है वह व्यक्ति है, और उदारवाद के लिए परिवार, समाज और समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई जो महत्व है वह नहीं है। इसके लिए उन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे।
उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह करने का निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता जो है वह देती है। तो उदारवाद में क्या कहा गया कि जो एक व्यक्ति की पर्सनल जो लिबर्टी है ना, उसको इक्वलिटी से ज्यादा आप इंपॉर्टेंस दो, और आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी वे क्या करते हैं, संदेह की नजर से देखते हैं। तो यहाँ पर उदारवाद, जैसे कि हमने कहा कि नियमों की ढील दे देना, एक मुक्त बाजार पद्धति, उसको भी उदार कहा गया। ठीक है, उसको भी क्या कहा गया, उदार कहा गया। तो ये उदारवाद का कॉन्सेप्ट है। चलो अब हम आगे आएंगे कि जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जो कि सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। अब तक हमने जाना लिबरलिज्म क्या है। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल में हमने सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग वर्क की बात कर ली, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऐसे ऑन लिबर्टी की हमने बात की, प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है। ठीक है, और प्रतिबंध कहाँ से आते हैं, स्वराज की बात की, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, स्वतंत्रता क्या है, आंग सान सू की, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमने देखा। तो यहाँ पर हमारी चर्चा किस किस की हो गई, फिर से ध्यान से देख लो। स्वतंत्रता का आदर्श है ना, व्हाट इज फ्रीडम, सोर्स ऑफ कॉन्टेंस्ट, जो कॉन्स्टेंट्स है वह क्या है। ठीक है, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, और हानि सिद्धांत क्या है। अब आपके 2 पॉइंट्स बचते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, ये बताओ, जब हम सकारात्मक और नकारात्मक बात करते हैं, पहले नकारात्मक देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है वह नकारात्मक कहे जाते हैं राज्य के लिए, क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वह राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, है ना, क्योंकि वह राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। ये बात अब तक हम पढ़ चुके, मौलिक अधिकारों में इस बात को हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो हम यहां देखते हैं बच्चों कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्ति का, ठीक है, मेरे चारों तरफ का ऐसा दायरा जिसमें कि मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूं, मेरे चारों तरफ का ऐसा दायरा जिसमें कि मैं स्वतंत्र रूप से रह सकूं, मतलब एक ऐसा छोटा क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं जिसमें बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप ना हो। ऐसा क्षेत्र जिसमें बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप ना हो, जिसमें बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, अब देखो ये दायरा मान लो इतना छोटा है क्योंकि सरकार ने जो अधिकार दिए वो कम है। हो सकता है कोई सरकार ज्यादा अधिकार दे तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह ज्यादा ओपन है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो दायरा है वह जितना बड़ा होता जाएगा जिसमें कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, यही बात तो है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब, आओ क्वेश्चन को देखो जरा। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय है। जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय है मतलब व्यक्ति की जो वो सीमाएं थी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय है ना। तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मण रेखा बन गई थी उसको सरकार नहीं लांघ सकती। ठीक है, हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी, बिल्कुल सही। जैसे कि सरकार जो है वह हमारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वह हमारे जो संस्कृति है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। स्वतंत्रता और जो अधिकार हमें दिए गए उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका मतलब हमें वो जितने अधिकार देते जाएंगे, हमारा दायरा जितना बड़ा होता जाएगा उतना हमारा स्वतंत्रता जो है वह बड़ी होती जाएगी। सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार से जुड़ी है। ये तो नकारात्मक की बात हो गई कि सरकार कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ कहाँ हस्तक्षेप करेगी, है ना। और सकारात्मक मतलब कहा जाता है कि मुझ पर शासन कौन करेगा, तो मुझ पे शासन मैं खुद करूंगा, स्वयं करूंगा। ये वाली जो बातें हैं ये आपको कहते हैं कुछ करने की जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि 3 कथन है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो सभी 3 कथन है वह सही है। ठीक है, डी हटा दो इसमें से, जो सभी 3 कथन है इसमें वो सही है।
तो हम यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति का एक ऐसा छोटा क्षेत्र हो गया जो कि जिसमें कि हस्तक्षेप ना हो, मतलब ये कैसा है, अनुल्लंघनीय है, इनवॉयलेबल है, ठीक है, विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। तो यहाँ पर इसमें इसकी जो स्वतंत्रता एक छोटा एरिया है, इसमें किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप है वह नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने विकास के लिए हमारे पास एक ऐसा दायरा ज़रूर होना चाहिए जहां पर हम अपना विकास कर सके, और वहां पे हम पे कोई सीमाएं नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सरकार हमें ये बताए कि आपको 10th क्लास के बाद नहीं पढ़ाई करनी है, हमारा विकास रुक जाएगा, या फिर इस तरह की हमें कंडीशंस ना दे कि हम कर पाए उस चीज़ को, तब भी हमारा डेवलपमेंट जो है वह रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, चाहे हमारी शिक्षा की बात हो या फिर हमारे और भी जो स्वतंत्रताएं हैं, उसका दायरा जहाँ पर हम मतलब वो दायरा जिसमें हम गरिमा के साथ रह सके, वो अनुल्लंघनीय हो। अनुल्लंघनीय मतलब इसको लांघा ना जा सके, चाहे सरकार हो या फिर कोई और हो। फॉर एग्जाम्पल, इस दायरे में आप अपने कपड़ों को रख लें, सरकार आपको ये ड्रेस कोड ना प्रोवाइड करे कि आज के दिन आप लाल कलर के कपड़े पहनोगे और कल आप पीले कलर के कपड़े पहनोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सकारात्मक की। सकारात्मक का मतलब होता है बच्चों, सीधी बात है, कुछ करने की स्वतंत्रता। यहां पे रोका जा रहा था। सकारात्मक का मतलब हुआ कुछ करने की स्वतंत्रता, कुछ करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सकारात्मक हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्यक्ति के विकास में कम से कम अवरोध हों और सरकार के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक, सकारात्मक जो परिस्थितियां हैं वो प्रदान की जाए। सकारात्मक जो परिस्थितियां हैं वो प्रदान की जाएं, ताकि व्यक्तियों की जो क्षमताएं हैं उसका विकास हो, ताकि हम अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें, ताकि हम अपनी क्षमताओं का जो विकास है वह कर सकें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप हो गया। जैसे कि ये स्वतंत्रता का सकारात्मक रूप हो गया, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छा इसमें स्टेटमेंट है जो मुझे पढ़ना है, मैं आपको बता देती हूं। देखो, आपको इसकी रीडिंग तो करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हम यहां पर कहते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के उदाहरण अगर हम देखें, तो नकारात्मक स्वतंत्रता की पहले बात सुनो कि ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, इसकी परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो कि अनुल्लंघनीय है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके, है ना। तो ये छोटा क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति गरिमा के साथ रह सकता है, और अगर इस क्षेत्र में कटौती की जाए, इसका मतलब उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी को कम किया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे कि नकारात्मक स्वतंत्रता तो ये बताता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। अब इसके उलट सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? इसका तर्क है कि ये कुछ करने की स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे कि हम कहें कि चाहे रूसो है, हेगल है, मार्क्स, गांधी, अरविंद, इन विचारों को इन सभी विचारकों के जो विचार रहे, है ना, वो हमारे लिए आज भी प्रेरणा का काम करते हैं। और ये सभी कुछ ना कुछ समाज में सुधारने की बात कर रहे थे, कुछ नीतियों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम अवरोध हो। जैसे कि व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। सकारात्मक अवधारणा क्या कहती है कि व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, और जब मिट्टी उपजाऊ होगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, पानी मिलेगा, नियमित देखभाल होगी, तभी वह खिलेगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता थी कि अगर आपने उस व्यक्ति को परिस्थितियां नहीं दी, तब वह कैसे खिलेगा। तो व्यक्ति एक पुष्प की तरह है ना। तो पुष्प कब खिलेगा? जब मिट्टी उपजाऊ हो, पानी पर्याप्त हो और एक अच्छी देखभाल उसको मिले।
अब देखो कि यहाँ पर जो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है वो ये मानते हैं कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के विकास का जो रास्ता है वह साफ हो। जो मैंने ऐसे राइटिंग के लिए आपको दिया हुआ है 500 या 1000 शब्द लिखने की कोशिश करना कि आखिर जो व्यक्ति है वह समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं, ऐसा क्यों कहा गया है। ठीक है। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप का क्षेत्र है ना, अनुलंघनीय अहस्तक्षेप, जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, अनुलंघनीय नहीं लांघ सकते, इस क्षेत्र के बाहर समाज की स्थितियों से नहीं है। तो वो छोटा दायरा हमारे घर तक सीमित हो सकता है, या हमारे कुछ पर्सनल चीजों तक सीमित हो सकता है, हमारे कपड़ों तक सीमित हो सकता है, लेकिन ये जो दायरा है वह पूरे समाज के लिए नहीं है। जैसे ही हमारा पर्सनल दायरा खत्म होगा और समाज का दायरा जो है वह शुरू होगा, तो समाज के कुछ नियम हमें मानने होंगे। ठीक है। तो इसलिए समाज जो है सभी लोग नियम मानेंगे तो शांति से साथ रह पाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कि समाज में ही जो व्यक्ति है वह केवल स्वतंत्र हो सकता है, उसके बाहर नहीं। लास्ट आपका इस पर टॉपिक बचता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां पर J.S. मिल जो है उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। नॉन इंटरफेरेंस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और साथ ही ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो क्षेत्र है वह हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। देखो, अभिव्यक्ति से संबंधित दो इंपॉर्टेंट मैं आपको कोट्स बताती हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है, और यहाँ पर वॉल्टेयर क्या कहते हैं, J.S. मिल बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कभी आप अगर लिखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, तब आप पॉलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के आपके आर्टिकल्स उनका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर J.S. मिल का जो कोट है उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्टेयर ने कहा, वॉल्टेयर का जो कथन है कि वॉल्टेयर का कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने का जो अधिकार है उसका बचाव करूंगा। आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू दैट योर राइट टू से इट, है ना। तो मैं तुम्हारे कहने के जो अधिकार है उसकी रक्षा जो है वह मरते दम तक करूंगा, लेकिन मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तो यहाँ पर ये बातें आपको बताती हैं कि किस तरीके से जो अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का जो आदर्श है, उससे कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल की जब हम बच्चों बात करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि भाई 4 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते। इन्होंने पहली बात कही कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, इसलिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, वरना उसमें छुपा हुआ सच्चाई का अंश खत्म हो जाता है, खो जाता है। कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं है। नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स। सेकंड, कहा जाता है कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। सत्य अपने आप पैदा नहीं होगा, स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, है ना। ट्रुथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ। तीसरा, कहा जाता है कि विचारों का संघर्ष आज भी मूल्यवान है, इसलिए विचारों का संघर्ष होना चाहिए। अगर अभिव्यक्ति को रोक दिया तो विचारों का संघर्ष रुक जाएगा। विचारों का संघर्ष अतीत में भी मूल्यवान था और विचारों का संघर्ष आज भी प्रासंगिक है, आज भी मूल्यवान है। और चौथी और अंतिम बात इसमें कही जाती है, जरूरी तो नहीं जिसे तुम सच समझ रहे हो वो सच है ना। जरूरी नहीं जिसे हम सत्य समझते हैं, बहुत गहरी बात है, जिसे हम सत्य समझते हैं वो सत्य है, निश्चित नहीं है। ये बात आप गलत चीज को सही मान रहे तो इसमें कोई क्या करे। जो कुएं का मेंढक है वह सोच रहा है कि भाई जो कुआं है वो सबसे बड़ी एंटिटी है, वो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, उसने कभी समुद्र ही नहीं देखा। तो यहाँ पर जिसे हम सत्य समझते हैं वो सत्य है, ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। वी कैन नॉट बी श्योर
ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। ये 4 बातें हैं। अब आओ देखते हैं। तो 19वीं सदी के राजनीतिक विचारक थे J.L. स्टुअर्ट मिल, और यहाँ पर ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति और विचारों की जो स्वतंत्रता है भाई, इसको जरूर होना चाहिए। और ऑन लिबर्टी जो इनकी पुस्तक है, उन्होंने ऐसे 4 कारण बताए। पहला कारण था कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं है। अगर हमने कहा, अगर हमने उसको नहीं तुम बोलो ही मत, बोलो ही मत, वो क्या सच आपको, मतलब वो अगर गलत भी बता रहा था उसमें भी कुछ सच्चाई के अंश थे, आपने उस विचार को ही प्रतिबंधित कर दिया, तब आपने उसकी बात ही नहीं सुनी, कैसे आपको उसमें से जो सच्चाई का अंश है वह आपको मिल पाता। दूसरा कारण यहाँ पर इन्होंने बताया कि सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, विचारों का टकराव है ये। और अगर ये भी हो सकता है कि जो बात आपको गलत प्रतीत हो रही हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना, वो बाद में आगे जाके सही हो जाए। अगर आपने तुरंत ही रोक दिया तो आप उस सत्य से, उस चीज से अपरिचित रह जाएंगे, और इसलिए जरूरी है कि अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तीसरा इसमें पॉइंट इन्होंने बताया कि जो संघर्ष है विचारों का, ये आज भी मूल्यवान है, ना कि केवल अतीत में था, आज भी इसका महत्व है। क्योंकि ये हमेशा खतरा होता है कि विचारहीन और रूढ़ जो समाज रूढ़ उक्ति में बदल जाए। एक जो सच है, पहले जो सच था, ये हो सकता था कि अगर उसको फिर से रिफ्रेश किया गया, आधुनिक समय के हिसाब से उसको नहीं बदला गया, है ना, तो वो क्या हो जाए, एक रूढ़ हो जाए, विचारहीन हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए। और ये संघर्ष अगर चलता रहेगा तो जो सच है वह बाहर आता रहेगा, और इसके लिए जरूरी होता है कि जो विरोधी विचार है वह भी रखे जाए। चौथी और अंतिम बात इन्होंने कहा कि हम इस बात को भी तो लेकर निश्चित नहीं हो सकते ना कि जिसे हम सच समझ रहे हैं वो सच ही है। तो यहाँ पर कई ऐसे विचार थे जिन्हें पूरे समाज ने दबाया, पूरे समाज ने, लोकतंत्र जैसे विचारों को पूरे समाज ने दबाया, लेकिन उसके बाद भी ये जो विचार है वे सही पाए गए। तो ऐसे में यही हम कहते हैं कि कई बार जिन विचारों को दबाया गया, पूरे समाज ने उन विचारों को गलत, जिसने पहली बार, मैंने कहा जिस डॉक्टर ने पहली बार ये कहा था कि हाथ धो के खाना खाने से बीमारियां नहीं होती हैं, पागल घोषित कर दिया था उस डॉक्टर को। तो यहाँ पर वो अपनी समझ से जो उसको पता था समझ रहे थे, लेकिन बाकी सोसाइटी ने उसको क्या समझा, पागल समझ लिया ना। तो यहाँ पर इस तरह के जो विचार है, जिस मनुष्य ने पहली बार कहा होगा कि हम पशु पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, है ना, राइट ब्रदर्स की अगर आपने कहानी सुनी होगी, इंग्लिश में एक कहानी आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जिन्होंने ये कहा कि हम पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं, हम मछलियों की तरह तैर सकते हैं, तो आजकल तो वो स्विम सूट और सारी चीजें आ गई कि आप सच में मछलियों की तरह समुद्र की बहुत गहराई तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है कि ऐसे विचारों का जो दमन है वह समाज के द्वारा किया गया जो बाद में सच थे, और इसी वजह से हम जो सच समझ रहे हैं वह सच है या आगे रहेगा नहीं रहेगा। ये 4 कारण बता दिए, कभी भी लिखना हो इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसा समाज जो विचारों को दबा दे, वो समाज कभी भी सच्चाई से और जो ऐसे सिद्धांत है उनसे वंचित हो जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में है, लेकिन हम विभिन्न, लास्ट के पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में है और हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाए, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाए। हालांकि अगर हम स्वेच्छापूर्ण या अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को हम स्वीकार कर लें, जैसे स्वेच्छापूर्ण लक्ष्य, जैसे आपको आईएएस बनना है, आपने प्रतिबंध स्वीकार कर लिया कि मैं 1 साल 2 साल तक सोशल मीडिया से अनावश्यक जो मैं खर्च करती हूँ समय, उससे दूरी बनाऊंगी, मुझे 8 घंटे पढ़ना है ना, मैंने उसमें खुद को बांध लिया। वो तो आपने खुद को आईएएस बनाने के लिए बांधा, तो उससे समाज का क्या भला हो रहा। तो अगर आपने स्वेच्छापूर्व मतलब आपकी स्वेच्छा थी, आपका अपना मन है, तब आपने इस चीज को कहा कि नहीं मुझे जिम करना है, मुझे योगा करना है, क्योंकि मुझे मेंटली जो फिट है वह होना है, तो यहाँ पर कुछ प्रतिबंधों को हमने स्वीकार कर लिया। हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती अगर ये काम हमने खुद के लिए स्वतंत्र किया। लेकिन गलती से कोई अगर हमसे कह दे कि वहां मत जाना या घर के बाहर मत जाना, फिर तो जाना ही है, फिर आंदोलन आपको करना ही है उस बात पे। तो अगर हम किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। अगर आपसे कहा है, आपसे नहीं कहा गया कि आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ो, आपको नहीं बांधा गया, समाज ने नहीं बांधा, आप खुद बैठे हो, तो वो आपकी स्वतंत्रता की कटौती नहीं मानी जाएगी। समझे? तो बाध्य किया जाए तो तब तो कटौती है।
हमने ये कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, सबसे पहली लाइन यही है इस चैप्टर की। लेकिन अब हम महसूस क्या कर चुके हैं कि जो स्वतंत्रता है वो विकल्प चुनने का सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुनते हैं, अपने कार्य और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी हमें स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर यह मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। बच्चा कह दे कि नहीं मैं स्वतंत्र है। मैं एक एड जो आप देखते हैं स्टोरी टाइप की जो चीजें रील्स वगैरह है ना, सभी देखते थोड़ा बहुत, वो मैं उसमें एक मैं स्टोरी देखी, उसमें ये एक बच्चा कहता है कि पापा अब मैं 18 साल का हो गया हूँ और अब मैं दोस्तों के यहाँ जाने के लिए आपसे नहीं पूछूंगा, अब मैं नाइट आउट करने के लिए आपसे नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो उसके पापा ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ठीक है बेटा, अगर 18 साल के हो गए हो तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड और जो पैसा है वो ना तो अब मम्मी तुम्हें खाना देंगी और ना ही अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा खर्च करने के लिए, अब तुम 18 साल की हो गए हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप वहां स्वतंत्रता चाहो तो इस चीज में भी स्वतंत्रता ले लो ना आपकी। अच्छा देखो, महिलाओं की स्वतंत्रता क्यों वंचित है? लोग कहते हैं कि वह इंडिपेंडेंट नहीं है ना, वह इकोनॉमिक जो है वह सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाती इन चीज़ों में, इसलिए वह, अगर आप माँ बाप से पैसा लोगे, है ना, आफ्टर मैरिज आप हस्बैंड से पैसा ले रहे तब तो आपको पूछ के ही खर्च करना है, लेकिन फिर जब खुद कमा रहे हो तब आप बता के खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ये स्वतंत्रता की आप चीज़ें देखते हो, स्वतंत्रता क्या आपके सक्षम होने से जुड़ी हुई है? आप जितनी मात्रा में सक्षम हो आप उतनी मात्रा में स्वतंत्र हो, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें क्या है कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाए। बच्चा पहले से कहे नहीं मैं तो स्वतंत्र हूँ, वो बड़ा ही नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर देगा कि उसका जीवन पहले ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको नहीं पता कि कहाँ कहाँ उसके लिए थ्रेट्स है ना। तो यहाँ पर सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों का विवेकपूर्ण जांचने, अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालते और पोसने की है। ये था आपका स्वतंत्रता, है ना। आई होप ये चैप्टर, अब आपको क्या करना है, 1-2 रीडिंग्स करनी है ना, 1-2 रीडिंग्स जो है वह आपको करनी है। अच्छा देखो, मैं कुछ पॉइंट्स और आपको बताती हूँ। जैसे फिल्मों में सेंसरशिप और ये कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स छूट गए बच्चों, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक फिल्म आई थी बच्चों, दीपा मेहता काशी की, जिसमें विधवाओं पर वो फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो जो विधवाओं की स्थिति को दिखाते हैं उसको सच्चाई अगर दिखा दी जाए ना, तो एक ग्रुप ऐसा आ जाए कि विद्रोह हो जाए, तो यहाँ पे जो शांति सुकून सब भंग हो जाए, ऐसे में उस फिल्म को दिखाने से रोक दिया जाता है। तब वो कहेगा कि उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। तब सरकार ने ऐसा क्यों किया? ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, तो यहाँ पर इसको सेंसर जो है वह कर दिया। कुछ अभी आदि पुरुष का देख लो, आदि पुरुष के डायलॉग कितने छपरी डायलॉग लगे, ऐसा लगता किसी, मतलब अच्छा हुआ कि वरना किसी वेब सीरीज को कॉपी करके ये लोग डायलॉग बनाते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर राजनीति मान लो किसी चीज का विरोध कर रही है, जैसे मैंने कहा कि विधवाओं पर जो मूवी बननी थी उसका विरोध किया। अच्छा, आप अगर एक शूद्रा मूवी है, बहुत प्रमोट नहीं किया जाता इस तरह की मूवी को, मैंने एक शूद्रा मूवी देखी थी, वो भी मुझे अच्छे प्रिंट में नहीं दिखाई थी, उसका मैसेज मैं बेसिकली देखना चाहती हूँ। उसमें अगर आप छुआछूत और एक ऐसा समाज देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कंडीशंस वास्तव में हमारे देश की हुआ करती थी, एक वर्ग की हुआ, शायद आज भी कहीं कहीं हो। तो इस तरह की मूवीज को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता, इन्हें भी प्रमोट किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे एक जो वर्ग उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आक्रोश आ जाएगा, इस वजह से उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता मूवीज को ज्यादा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर मान लो काशी को लेकर कोई मूवी जो है वह बनाई जा रही है, वहां की कोई गलत चीज दिखाई जा रही, गलत प्रथा, तो एक ऐसा प्लेस जो है वह बदनाम हो जाएगा जो कि हमारे लिए धार्मिक स्थल के रूप में है, इसलिए उस पर रोक लगाई जा रही है। तो रोक कब लगाई जा रही है? जब आपको किसी एक चीज का इंपॉर्टेंस, उसका जो सिग्निफिकेंट है वह बरकरार रखना है, तो, है ना। अब जैसे कि जैसे एक फिल्म आई थी, है ना, नाथुराम, और नाथुराम डायलॉग, जो नाथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो नाटक है, कई समूहों के द्वारा जब उसका विरोध किया गया तो उसको भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबंध लगाते हैं,
लेकिन अगर ये प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाए तो सरकार हर चीज पर प्रतिबंध लगा दे, तब कैसे ये चीज बताओगे कि ये प्रतिबंध सही है और ये जो प्रतिबंध है वह गलत है। तो यहाँ पर सेंसरशिप का जो सवाल उठता है, विचारों को, वैसे देखो चाहे शूद्रा मूवी की मैं बात करूं, चाहे नाथूराम गोडसे हो या फिर दीपक मेहता की मूवी हो विधवाओं पर, अगर इन चीजों को प्रमोट नहीं किया तब भी समाज की सच्चाई तो ये है ही। अगर आप अभिव्यक्त करना, चाहे फिल्म बनाकर हो, चाहे लिखना हो, चाहे कोई नाटक हो, कोई ऐड हो, अगर इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो इसमें सरकार जो है वह किन आधारों पर लगा रही है उसको भी देखा जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो तो जैसे ही मैं सीबीआई की नौकरी छोड़ूंगा सारी बातें बता दूंगा मीडिया में कि किस तरीके से जो सीबीआई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चारों तरफ कौन सा जो ऑफिसर है वह सीबीआई में किस रैंक पर है, कैसे जो काम है वह कर रहा है, वह सारी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ठीक है। राजमहल में नौकरी करने वाले जो लोग हैं वो ये कहें कि उस नौकरी से जब उनको निकाला जाएगा या फिर वो जो सिक्योरिटी और सारी चीज़ें उसको बता देंगे वह किसी आतंकवादी ग्रुप को, तब वहाँ उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, है ना। तो यहाँ पे तो उनको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्वतंत्रता से क्या आशय है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है? बिल्कुल है। अगर राष्ट्र की स्वतंत्रता खतरे में आ गई, आपने ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी स्वतंत्रता के नाम पर बाहर कर दी, तब तो आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं में क्या अंतर है? ठीक है बच्चों, प्लीज लिखने की कोशिश करो, पढ़ाई किया करो, कंटिन्यू पढ़ाई किया करो, और है ना। अब देखो नेक्स्ट वीकेंड पर आपको फ्राइडे सैटरडे में इसके आगे के चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो 8 चैप्टर है नए वाले के हिसाब से, 1 मंथ आपको लग जाएगा, है ना, एक बुक कवर करने में। बाकी सब्जेक्ट भी लेकिन साथ साथ पढ़ते चलो। उससे एक लाभ ये हो जाएगा, एक साथ जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होते तब आप कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, या 2-3 दिन के बाद हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो आप, कुछ बच्चों ने विरोध इस चीज़ का किया, आपकी भी अभिव्यक्ति है ना, सुनना हमारा काम है, उदारवाद को अपनाया हमने। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने कहा कि ये आपको 2-2, 3-3 जो लेक्चर्स है वह इस तरीके से मिल रहे हैं, आपको शायद टूटे टूटे लग रहे हैं। पूरा आपको कम्युनिटी पोस्ट पर बता दिया जाता है क्या क्या लेक्चर्स आपके होंगे। ठीक है। और कब कब होंगे। सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को मेरे जो लेक्चर है आपको पॉलिटी के मिलेंगे, और पीडीएफ आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाती है। बाकी आपके जो भी कॉमेंट्स हैं, आप स्वतंत्र हैं, कॉमेंट कीजिएगा। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। दो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जाए, जैसे आग ठंडी है या आग का पानी हो जाना, इसी तरह की बात। एक तरह स्वतंत्रता की बात की जा रही, एक तरह प्रतिबंधों की बात की जा रही, लेकिन प्रतिबंधों के बीच ही हम स्वतंत्र रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी स्वतंत्रता को ज़्यादा एंजॉय कर लिया तो सामने वाला भी इस चीज़ को करेगा, है ना। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। स्वतंत्रता के अधिकार अगर हमें ना दिए गए होते और उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई होती, तब तो एक ही व्यक्ति डांस कर रहा होता, बाकी लोग क्या। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या आशय है? आपकी राय में स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होने चाहिए? जैसे कि आप सेंसरशिप और इन सब चीज़ों का जो उदाहरण है वह दे सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर, जिसमें कि हमने एक बहुत ही अच्छा सा जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, इसको समझा। हमने देखा कि स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, स्वराज क्या है, कैसे देखो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ा देंगे ये वाली जो किताब है ना, आपका दायरा बढ़ा देगी, स्वतंत्रता हो या फिर बाकी सारे डायमेंशंस हो, इन सभी को सोचने के लिए। ठीक है। तो हमने काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको आज की क्लास में पढ़ा, स्वतंत्रता से संबंधित। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिविजन कीजिए, और हाँ, कम से कम 2 बार आपको रीडिंग ज़रूर करनी है। इसके पहले जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो। जो भी आपका बाकी करंट अफेयर, बाकी अगर आपने कोर्सेज परचेज कर रखे हैं, है ना, तो वहाँ पर आप उसकी जो तैयारी के साथ साथ इन क्लासेस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि उनके पास टाइम कम होता है, अगर वो वर्किंग है तब भी अपना आप टाइम जो है वह डिवाइड कर सकते हैं। 5-6 आवर आप इवनिंग के या नाइट के अपने पढ़ाई के लिए रख लो, बाकी टाइम अपना रख लो। जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं बच्चों या कोई कोर्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, तब भी आप अपना मॉर्निंग का टाइम वहाँ रख लो, इवनिंग का टाइम यहाँ पढ़ने के लिए रख लो, कुछ टाइम अपना सेल्फ स्टडी के लिए रखो। तो इस तरीके से आप अपना जो पूरा साल भर का तरीका है ना, साल भर का जो टाइम टेबल है वह बनाए रखें। एक वीडियो आपको रणनीति की अवेलेबल है। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं अभी क्या करें, बाद में क्या करें। 19-20 रणनीति आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वह बना लीजिए। ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और साल भर बढ़िया मन लगाकर तैयारी करो, बिना कुछ सोचे कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। आराम से जो है
हार्डवर्क करो, बढ़िया कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। देखो यूपीएससी में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं इसको नहीं भूलोगे तो डेफिनेटली सही दिशा में आगे बढ़ोगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।